लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर देते हैं, कुछ बच्चे जो बाद में टेस्ट देंगे उनके काम आ जाएगा। चलिए, तो बेटा सोलेनॉइड के बीचों बीच में एक हमने कॉइल रखा हुआ है, उस कॉइल में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में हमने किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में म्यू नॉट एन आई, उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे फील्ड को तो आ जाएगा एक टर्न का फ्लक्स, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे तो फ्लक्स जो है सभी टर्न्स का निकल आएगा। हमें निकालना है कि अगर सोलेनॉइड का जो करंट है उसको 0 to 4 एम्पियर चेंज कर दिया जाए 0.05 सेकंड में, तो ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट चलेगा, रेजिस्टेंस भी दिया है कॉइल का, तो उसमें कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। चलिए अब बेटा ये जो मेन पार्ट है ये तो हो जाएगा इरेज। अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में आते हैं। तो पहले तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला था d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। यानी n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और ये हो गया एक टर्न का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमने म्यू नॉट एन आई यूज करना है, बट क्योंकि चार्ज कितना फ्लो हुआ उसके लिए करंट भी चाहिए होगा, तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, राइट। वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट होता है ना, और करंट dq बाय dt होता है, राइट। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को r से और डिवाइड किया, dt कर दो कैंसिल, तो ये आपके पास dq का फॉर्मूला आ गया कि कितना चार्ज फ्लो होगा, उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए वो गिवन है हमें 100, रेजिस्टेंस चाहिए वो भी गिवन है, और फ्लक्स में कितना चेंज आया वो निकाल देते हैं अभी। कैसे? फील्ड अभी अभी लिखा म्यू नॉट एन आई, एक टर्न का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टर्न का फ्लक्स आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मत करना। अब आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक टर्न का लिखना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो d∅ आ जाएगा, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, एरिया जो है कॉइल का जो अंदर रखी गई है वो कांस्टेंट है, करंट में चेंज आ रहा है नो डाउट, करंट डिफरेंशिएट करके डी आई, इधर d∅ इधर di, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है उनको मत छेड़ो। और अब मुझे ये d∅ नॉट यहाँ पे पुट करना है इस वाले इक्वेशन में, बस बाकी वैल्यूज पुट करनी है। dq इक्वल टू n बाय r म्यू नॉट n di, चेंज इन करंट पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा क्वेश्चन में दो चीजें हमारे काम की नहीं है, फालतू दी हुई है। 0.1 मीटर जो डायामीटर है ना सोलेनॉइड का वो चाहिए नहीं, टाइम कितने में चेंज हुआ वो करंट वो भी नहीं आया कहीं भी, dt हट गया, देखो बेटा dt कैंसिल, बस बाकी बेटा वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स थे 100, चेक करो भी, एरिया था सॉरी रेजिस्टेंस था कॉइल का 10 पाई स्क्वायर, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4/10⁻⁷, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स हमें 2 × 10⁴ दिए हुए हैं। करंट में कितना चेंज आया, 0 से 4 एम्पियर बढ़ गया बेटा 4 इंटू पाई, ये वाला आ गया, और रेडियस जो है वो 0.01 मीटर जो कि 1/100 होगी, लेकिन जब 1/100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ आ जाएगा नीचे। रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। अब ऐसा करेंगे, हमें ना बेटा ये 45 मिनट्स में खत्म करना है, ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है, तो ये मैं ना सारी स्लाइड्स आपको सेंड भी कर दूंगा, अभी नोट मत करना, नोट बेटा बाद में कर लेना। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, हाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे आराम से, पाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा सीधा, है ना। 4 × 2 8, 8 × 4 32, और बाकी आएंगे 10 के पावर 32 वाला नंबर अपने पास दो है, तो 10 का पावर भी देखना पड़ेगा नो डाउट, तो 10⁻⁻6 आएगा, उसको बेटा माइक्रो लिख सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, डाउट कोई? बाकी मैं स्लाइड्स आपको सेंड करूंगा सारी की सारी बेटा, ग्रुप में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका था पहले, नंबर 2। इसमें ग्राफ दिए हैं ओमेगा टी के साथ वोल्टेज का, करंट का और पावर का। आपको डिवाइस आइडेंटिफाई करना था कौन सा है, क्वेश्चन वैसे मैं क्लास में करा चुका हूँ, पुराना क्वेश्चन है। तो
जो कैपेसिटर है, मैं उसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो वोल्टेज में ना साइन ओमेगा टी आ रहा है बेटा, साइन वाला कर्व है बी, ये वाला देखो, ये बी वाला कर्व साइन कर्व है, ठीक है। साइन ऑफ 0 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, और 3 सॉरी सॉरी 270 पे बेटा -1 आता है, और 360 पे 0 आ जाता है। तो बी वाला ग्राफ जो है ना वो वोल्टेज वाला ग्राफ है। तो फिर इसी के पैरेलल पैरेलल जो ग्राफ चल रहा है डॉटेड वाला, वो बेटा करंट का ग्राफ होगा। तो अगर बेटा वोल्टेज वाला ग्राफ हो ऐसा और करंट का ग्राफ हो डॉटेड वाला, ये जो पर्पल नजर आ रहा है, तो ये ग्राफ याद होगा कैपेसिटर में हमने ड्रॉ किया था। जो चीज वोल्टेज को बाद में होती है वो करंट को पहले ही हो जाती है। इस तरह की वेरिएशन जो है वो कैपेसिटर में थी। तो ये डिवाइस जो है वो कैपेसिटर है। हाँ, वहां पे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ये भी पूछा हुआ था कि ए को भी आइडेंटिफाई करो कि ए क्या है, तो ए इसमें पावर था। चलिए, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन कोई नहीं है, आइडेंटिफाई करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वाइल्स को पास पास रखा, तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा क्वाइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना वो डिपेंड करता है तो इनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने कितने हैं, वो यहाँ लिखे नहीं है कहीं भी। एक डिपेंड करता है कि इन दोनों क्वाइल्स को ना किस कोर पे बाइंड किया, आयरन का पीस था अंदर या एयर था। वो हमें एयर दिया हुआ दोनों केसेस में, या फॉर मल्टीपल केसेस एयर है, उस पे भी नहीं डिपेंड करेगा। मीडियम पे वैसे डिपेंड करता है, नो डाउट। हाँ, इन क्वाइल्स को अगर बेटा पास पास रखोगे ना तो इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा आएगा, दूर दूर कर देंगे तो इफेक्ट कम आएगा। कम लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्रॉस करेंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे नहीं डिपेंड करता। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू क्वाइल्स, दो क्वाइल्स में दूर दूर डिस्टेंस रखा, ज्यादा रखा, कम रखा, उस पर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ वायर कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, उस पर नहीं डिपेंड करता। और दोनों क्वाइल्स में कितना करंट चल रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, स्लाइड्स आपको सारी सेंड करूंगा, अभी आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, एक एलसीआर सर्किट है, उसमें एल, सी और आर सभी के अक्रॉस 50 वोल्ट्स है। ये मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया है। जो इंडक्टर है उसको भी 50 वोल्ट मिले हुए हैं, कैपेसिटर को भी 50 वोल्ट मिले हुए हैं, और रेजिस्टेंस को भी 50 वोल्ट मिले हुए हैं। क्वेश्चन है कि अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जाए पॉइंट ए और पॉइंट सी में, पॉइंट ए और पॉइंट सी में अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जाए तो फिर कितने वोल्ट दिखाएगा। तो देखो बेटा ऐसा है, जो हमने वो फेज डायग्राम ड्रॉ किया था ना एलसीआर सर्किट का, करंट तो सभी का सेम ही था, सीरीज में सेम होता करंट में। वोल्टेज रेजिस्टेंस वाली जो है वो इन फेज विद करंट थी। इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे था। तो जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको माइनस किया जाता है। तो अगर L का वोल्टेज और C का वोल्टेज बेटा इकट्ठा करना है, ऐड करना है, तो वो बेसिकली ऐड नहीं होंगे, ये वाले 50 वोल्ट और ये वाले 50 वोल्ट आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो इसका सही आंसर है 0। V बिटवीन A एंड C वुड बी 0 वोल्ट। यहाँ पे 50 वोल्ट आएंगे, यहाँ पे 50 वोल्ट आएंगे, लेकिन ये 50 और ये 50 डायरेक्शन में अपोजिट है, राइट। तो कैंसिल आउट होके बेटा 0 वोल्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे था। अगर हम कैपेसिटेंस को C से बढ़ा के 2C कर दें तो इंडक्टर को कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली ना चेंज ना हो, वो ही रहे। तो बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2π√LC, स्क्वायर कर देंगे, LC को ऊपर ले जाओ, तो ये सारा कुछ ना बेटा राइट हैंड साइड पे 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में सेम रखनी है रेजोनेंस वाली। दैट मींस LC का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आना है दैट इज फिक्स्ड।
जैसे मान लो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके ना नंबर आना था 48, तो मान लो पहले L था बेटा 12 और C था लेट अस से 4। अब मुझे दोबारा फिर 48 चाहिए, लेकिन मैंने 4 को डबल कर दिया, कैपेसिटेंस को C से बढ़ा के 2C कर दिया बेटा। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो फिर इसको क्या करूं ताकि फिर से 48 आ जाए? इसको 6 लिखना पड़ेगा, यानी हाफ करना पड़ेगा बेटा। L को हाफ कर दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक 20 मिली हेनरी का इंडक्टर, 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 50 ओम का रेजिस्टेंस, उनको सीरीज में लगाया। ये बेटा साइन से पहले जो भी लिखा होता है ये होती है पीक वोल्टेज, ई नॉट जिसको लिखते थे, और ये टी के साथ जो मल्टीप्लाइड है बेटा वो ओमेगा होता है। तो क्वेश्चन है कि सर्किट में पावर लॉस क्या होगा। आर का वैल्यू गिवन, एक्सएल निकालने के लिए ओमेगा इंटू एल, ओमेगा अपना 314 है, इंटू 20 मिली हेनरी, मिली के कारण बेटा 10⁻³ आएगा। सॉल्व कर दो, कैपेसिटर का रिएक्टेंस भी निकाल दो, 1/ओमेगा c होता है, वो जो भी आएगा। अब आपको निकालना है इम्पीडेंस, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर था बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इन दोनों का निकालो डिफरेंस, माइनस करके स्क्वायर कर दो। ये बेटा जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया। रूट मैंने नहीं लिया, उसका कारण है, अब इसमें आता हूँ रूट क्यों नहीं लिया। जो पावर है ना बेटा वो हाफ इंटू पीक वोल्टेज, पीक करंट इंटू कॉस फाई होता है। अब जो आई नॉट है ना पीक करंट, वो होता है पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। जैसे करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पीक करंट इक्वल टू पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। और कॉस फाई की वैल्यू बेटा मैंने याद कराई थी आपको, वो रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस होती है। वहां पे आर बाय जेड पुट कर दिया। अब समझ आ गया होगा मैंने कि जेड का स्क्वायर रूट, यानी कि जेड स्क्वायर ही क्यों निकाला। रूट लेते ना तो बेटा जेड आना था, बट रूट नहीं लिया, क्योंकि ये जो डी के डिनोमिनेटर है ना ये मल्टीप्लाई होके ना जेड स्क्वायर ही बन जाएगा। तो पहले रूट निकालने में मेहनत करें, उसके बाद फिर बेटा दोबारा फिर स्क्वायर करने में मेहनत करें, तो बेटर है कि जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहने। बस अब बाकी बेटा वैल्यूज पुट करनी है। वी नॉट का भी स्क्वायर है, तो वी नॉट अपना है 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, रेजिस्टेंस गिवन है 50 एंड ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर। बस बाकी वैल्यू डालो, जो भी आंसर आएगा दैट इज अप टू यू, कैलकुलेशन होने के बाद क्या आता है। चलिए नोट डाउन नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन करने को रहने दो, ठीक है। स्लाइड्स आपको सेंड कर रहा हूँ। हाँ जो बच्चे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बाद में देखेंगे वो नोट डाउन कर लेना पॉज कर। अभी तो पॉज नहीं होगा, अभी तो लाइव चल रहा है। चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया था पहले से। आपको याद होगा जब हमने फैराडेज लॉ को डिराइव किया तो एक ऐसे यू शेप का कंडक्टर था, उसके ऊपर एक और रॉड को हम मूव कर रहे थे राइट हैंड साइड को, तो उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। वेलोसिटी अगर इसकी थी v और लेंथ थी इसकी l, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ था BVL, उसके कारण जो भी करंट चलना था। लेकिन इसमें क्या है बेटा, इसमें जो ये जो लेफ्ट वाला ए वाला है ना ट्यूब, इसके अंदर ये ट्यूब बी घुसती है, दोनों को वेलोसिटी v से अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना। अब इससे होगा क्या, जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो जो ए बी है, ए डी सॉरी ए डी, बेटा ए डी जब आएगा राइट हैंड साइड को, ए डी जब राइट हैंड साइड को आएगा तो इसमें ऊपर बेटा पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होती है मान लो, नीचे नेगेटिव इंड्यूस होती है। और जो बीसी वाला पार्ट है ये वाला, ये बेटा लेफ्ट को आ रहा है, तो इसमें पोलैरिटी अपोजिट बनेगी, नीचे प्लस बनेगा ऊपर माइनस बनेगा। अगर मैं प्लस को माइनस से जोड़ू, माइनस को प्लस से जोड़ू, जैसे टॉर्च में सेल डालते हो आप, एक सेल का पॉजिटिव अगले सेल के नेगेटिव से जोड़ते हो और आप बीच में एक बल्ब लगाते हो, तो बेटा इस केस में इन दोनों सेल के ईएमएफ प्लस हो जाते हैं।
अगर ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो टॉर्च का जो बल्ब है आपका वो 3 वोल्ट पे चल रहा है। तो यही हुआ बेटा, यहाँ पे प्लस को हमने माइनस से जोड़ दिया और माइनस को प्लस से जोड़ दिया। दैट मीन्स ये दोनों सेल या दोनों जो वोल्टेज हैं BVL BVL, ये बेटा सीरीज में हो गए। तो सीरीज में बेटा हमने वोल्टेज को प्लस करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, आंसर इज 2BVL। होप क्लियर हो गया होगा, राइट। हाँ, अगर ये दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में चलते, ये भी राइट को जा रहा होता बेटा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाते। मान लो हम एक स्क्वायर को ना, एक स्क्वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, राइट हैंड साइड को या लेफ्ट हैंड साइड को, उस केस में आप जानते हैं स्क्वायर को अगर मैं लेके जाऊंगा राइट को या लेफ्ट को, इन दैट केस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना इसमें बेटा। चाहे मैं इसको यहां ले आऊं, मूव करके इधर ले जाऊं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जीरो आता है। जीरो आने का एक और कारण भी है बेटा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इसमें से, माइक ऑन कर सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हुई? 4 बेटा अब कितनी क्रॉस हो रही है? 4 4। तो ये जहां मर्जी पहुंच जाए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया वो सेम है। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं चेंज हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। हाँ, अगर बेटा ये वाला पार्ट जा रहा है राइट को, ये वाला पार्ट आ रहा है लेफ्ट को, फिर तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी ना। अब दो ही रह गई है फॉर एग्जाम्पल, राइट। जो BC है वो लेफ्ट को जा रहा है, AB राइट को आ रहा है, तो ये जो लूप है ना इसका एरिया कम होता जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और 2BL भी बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटर का वैल्यू भी दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्वेश्चन पूछा है एट रेजोनेंस इंडक्टर के अक्रॉस कितने वोल्ट आपको मिलेंगे। इसमें क्या करना था बेटा, रेजोनेंस पे जैसे आप जानते हैं, वैसे तो करंट E/Z होता है, बट रेजोनेंस पे ना एक्स और एक्सी हो जाते हैं सेम, Z का वैल्यू हो जाता है मिनिमम इक्वल टू R, और रेजोनेंस पे VL और VC भी इक्वल होते हैं। तो जब रेजोनेंस आएगा उस टाइम जो वोल्टेज आपने इंडक्टर के रेजिस्टेंस क्रॉस लिखी है, अगर मैं उसको रेजिस्टेंस से ही डिवाइड कर दूं तो बेटा करंट आ जाएगा। ये करंट आ गया जो कि तीनों कंपोनेंट्स में फ्लो होना है। सीरीज में करंट सेम होता है सभी कंपोनेंट्स का, तो सेम करंट जो है वो रेजिस्टेंस में जाएगा, सेम करंट जो है वो कैपेसिटर में से जाएगा, और उतना ही करंट जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वाला करंट, इंडक्टर वाला करंट और कैपेसिटर वाला करंट सेम है, तो वो करंट आ गया बेटा 0.1 एम्पीयर। और रेजोनेंस पे VL और VC सेम होते हैं, तो अगर मैं VC निकाल लूं तो VL ऑटोमेटिक निकल आया क्योंकि वो भी बराबर ही है। तो अब मुझे यहां से कितना करंट जा रहा है वो तो निकल आया अपना, दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पीयर। तो यहाँ पे कितने वोल्ट हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी V अक्रॉस C, वो निकालने के लिए मैं करंट को अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है 1/ω/C। बेटा इसको अगर सॉल्व कर लेंगे ना, तो इतना ही वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस भी है, और करंट हमने निकाल लिया है 0.1, और ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करना होगा 200, और कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें दिया है 2 माइक्रोफेरेड। 2 आएगा नीचे, 10 पावर 6 आएगा ऊपर। बाकी इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा सेम जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगी। तो बाकी रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो ये करने के बाद ना 250 वोल्ट आता है, यानी कि C ऑप्शन आंसर आना था। चलिए, होप के इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी का जो टर्न रेशो है, प्राइमरी में 50 टर्न है, सेकेंडरी में 1500 टर्न्स हैं, और प्राइमरी का जो फ्लक्स लिंकेज है फाई, वो दिया है आपको 5 नॉट + 40,
वेयर फाई नॉट इज अ कांस्टेंट। टोटल फ्लक्स है बेटा ये प्राइमरी का। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। फाई नॉट का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। 4t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा 4 आ गया। तो 4 वोल्ट जो है ना वो प्राइमरी में प्रेजेंट है। अब एक ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला था सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी टर्न्स बाय प्राइमरी टर्न्स। आपको निकालना है आउटपुट वोल्टेज कितना है, ई सेकेंडरी निकालना है, ई प्राइमरी को इधर शिफ्ट करो और नंबर ऑफ टर्न्स एंड 4 वोल्ट पुट कर दो बेटा। सो इजी। तो आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है ना, मैच नहीं हुआ, एक भी चेक कर लेते हैं। 4t का डेरिवेटिव 4 आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स 1500 बेटा यही थे नंबर ऑफ टर्न। चेक करना जरा, मुझे डाउट है कि क्वेश्चन में कुछ चेंज ना हो गया मेरे से। सर यही थे 120 वोल्ट आएगा। अच्छा आंसर 120 आएगा, ओके ओके, ये मैंने गलत लिख दिया फिर। आंसर 120 वोल्ट, 120 वोल्ट बन रहा है बेटा फिर नहीं। अच्छा ये ठीक है बिल्कुल सही है बेटा, ये कैंसिल हो गया 30 पे। आंसर 120 वोल्ट, ठीक है बेटा करेक्ट है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। चलिए अच्छा क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं इसमें। सिंपल फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स निकाल लेंगे और ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो और ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इसमें स्लाइड में मैं करेक्ट कर दूंगा बेटा, इसमें गलती है। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि एक एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या है वो निकालनी है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला था बेटा ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। अब एंगल जो है बेटा यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी था और इधर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, विच मीन्स जो वोल्टेज और करंट है उनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और cos 90 का वैल्यू बेटा होता है 0। दैट मीन्स एवरेज पावर इक्वल टू 0। इतना ही है, तो सिंपल। चलिए एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 20 मिली जूल थी जब उसमें से करंट पास किया हमने 60 मिली एम्पियर। तो बताइए कि इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको याद है इंडक्टर का, हाफ एल आई स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू डालनी है बेटा, स्मॉल क्वेश्चन। हाँ मिली जूल के जूल बना देना, मिली जूल के जूल बनाने के लिए बाय 1000 और मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड बाय 1000। यूनिट सही रखेंगे तो आंसर निकल आएगा आराम से, बाकी कैलकुलेशन ठीक है। आंसर हेनरी में दिया हुआ है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ये फॉर्मूला वैसे तो एक ना आपको याद करने वाला फॉर्मूला ही है, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। वैसे तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला अगर फटाफट लिखना है तो। बट अगर आपको √2 से डिवाइड कर लें इसको, 2 के को स्प्लिट करके ना मैं √2 बना दिया बेटा। पीक वोल्टेज बाय √2 होता है आरएमएस वोल्टेज, ऐसे पीक वोल्टेज बाय √2 होता है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज बाय सर्किट का इंपीडेंस जेड, और कॉस फाई की वैल्यू अभी पहले भी लिख के हटा हूं आर बाई जेड होती है। तो ये बन गया आपका ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। लेकिन जेड को हम याद होगा आपको पूरा लिखना हो तो √r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर लिखते थे। तो मैंने ये हटा के इसको ना रूट का स्क्वायर करेंगे जब, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो देख लो कौन सा आंसर बनता है बेटा, ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय ओनली आर स्क्वायर। ये वाला बेटा फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और इन फ्यूचर बेटा ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना, काम आ सकता है कभी ना कभी। बाकी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही लगता है जो ऊपर वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि ये है बेटा क्वेश्चन ट्रांजिएंट करंट्स का, और मैंने आपको ना 3-4 वीडियो सेंड किए थे कल, क्योंकि मेरे इधर थोड़ा सा रेनोवेशन वर्क चल रहा था, आवाजें काफी ज्यादा थी इसलिए सेंड किए थे। ये क्वेश्चन उसे बेस्ड है ट्रांजिएंट करंट।
एक इंडक्टर जैसे ही हम सर्किट ऑन करते हैं, एक इंडक्टर थ्रू आर रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हैं एक डीसी सोर्स से, एसी नहीं डीसी, तो होगा क्या कि करंट ने बेटा जीरो से बढ़ के एक फाइनल वैल्यू तक जाना है, आई तक करंट ने जीरो से इंक्रीज होकर अपनी फाइनल वैल्यू तक जाना है। वैसे तो डीसी में इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है जीरो, बट शुरू में जब करंट में चेंज आएगा ना, तो इंडक्टर जो है वो करंट के आने को अपोज करता है। तो करंट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। करंट की ग्रोथ का फॉर्मूला कल जो वीडियो सेंड किया था उसमें बेटा आई नॉट इंटू ई पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ये फॉर्मूला था ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। जिन्होंने वीडियो किया है उन्होंने क्वेश्चन किया होगा। बट हमें पूछा था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। उसका फॉर्मूला हमने सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था एल इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये भी लगाना पड़ेगा। तो मैं इस आई को डिफरेंशिएट करूंगा। अब जो बच्चे मेडिकल के हैं उनके लिए बेटा एक चीज बता दूं, अगर ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना हो, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, वो तो सिंपली ई पावर एक्स आ जाता है। लेकिन अगर ई पावर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो, तो डिफरेंशिएट करने पे ई पावर ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा। इसके बाद ये जो ए एक्स प्लस बी है इसका डेरिवेटिव फिर से लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ए बीइंग कांस्टेंट 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, तो ऐसे साथ में और लगाना पड़ता है। तो वही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अभी जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा वो रब कर रहा हूँ और मेन जो कैलकुलेशन अभी उस पर आ रहा हूँ बेटा। इंडक्टर में जो करंट है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई नॉट को अंदर ले जाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब मुझे निकालना है कि यहाँ पे ईएमएफ टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। अब एक बात ध्यान में रखना है, ये जो R1 है इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है। वैसे दोनों 2 ओम के हैं, क्योंकि ये दो चीजें पैरेलल में हैं। पैरेलल में आप जानते हैं ना सभी को सेम वोल्टेज मिलता है, तो इसको तो अपने ई वोल्ट मिले हुए हैं, इसने कुछ नहीं करना। इसको ई वोल्ट मिले, इस सर्किट का बिहेवियर, इसका जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज होगा, इस पार्ट की बात होती है। इसके करंट को कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, हमें इसी इसी सर्किट की बात करनी है। ये वाले ये रेजिस्टेंस लगा हो नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। जैसे आपने घर में बेटा फ्रिज ऑन रखा या ऑफ रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल में है ना। तो आप लाइट को, ट्यूबलाइट को ऑन करते हो ऑफ करते हो, उससे फ्रिज पे कोई असर नहीं होता। सेम वे बेटा ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले करंट को अफेक्ट नहीं करेगा बीइंग इन पैरेलल। तो आप ये मानो कि ये R1 है ही नहीं है तो भी चल जाएगा। ओके, अब करंट जो इधर को आया उसका वेरिएशन टाइम के साथ। अब मुझे निकालना है इंडक्टर के क्रॉस कितने वोल्ट इंड्यूस हुए। तो E इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, इसका लिया डेरिवेटिव, आई नॉट का डेरिवेटिव बेटा 0, कॉस्ट का 0 होता है। इसका आएगा बेटा माइनस आई नॉट ई पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी को डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो सेम ही आ जाएगा। अब जब जैसे मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव भी चाहिए मुझे, इंटू माइनस आर बाय एल, टी का डेरिवेटिव 1, ये भी आएगा। एल से एल हो गया कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल। बस ये फॉर्मूला है बेटा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का विद फंक्शन ऑफ टाइम। आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है। रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 ओम और करंट आई नॉट। आई नॉट है कि जब करंट पूरा सेटल डाउन हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद, इंडक्टर जब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस टाइम कितना करंट होगा, वो है आई नॉट मैक्सिमम करंट। आई नॉट करंट वो करंट जो फाइनली बन जाना है इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो आफ्टर करंट बिकम्स कांस्टेंट, तो इंडक्टर का रिएक्टेंस हो जाता है 0, तो सिर्फ यही रेजिस्टेंस रह जाएगा सर्किट में। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस, तो 12/2 फाइनल करंट आना 6 एम्पियर। तो आई नॉट की जगह पे 6, रेजिस्टेंस की जगह पे 2 ओम और आर 2 ओम, एल जो है वो 0.4 हेनरी है। देखो जरा, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा 0.4 आएगा। रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटा, ऊपर 5 आ जाएगा।
और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। सो बेटा मेन इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि जब हम डीसी सप्लाई आर एल सर्किट को देते हैं तो करंट टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होता है। एक डिक्रीज का फॉर्मूला भी है, डिके का, ठीक है, ये ग्रोथ का है। स्विच हमने ऑन किया है अभी, तो करंट बढ़ना शुरू हो गया, टाइम के साथ करंट कैसे चेंज होगा उसका डेरिवेटिव ले लीजिए बेटा, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40 इजी क्वेश्चन है। एक एलसीआर सर्किट में बेटा 1 मिनट पॉज करना पड़ेगा जरा। बेटा मुझे ना थोड़ा सा इमरजेंसी है, मैं बाकी क्वेश्चन ना आपको वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ बेटा। देयर इज एन इमरजेंसी, आई हैव टू लीव द क्लास। ठीक है, अभी बेटा क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ। देयर इज एन इमरजेंसी, आई हैव टू लीव। हाँ, मैं क्लास बाकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगा बेटा। ओके श्योर।